आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मेरा एक खास मित्र है जो कि तुम्बा रियासत के शाही घराने का वंशज था, विजय सिंह। यहीं कुछ दिन पहले उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने बताया कि तुम्बा में उनकी कुछ ज़मीनें और इमारतें हैं, और अब उनमें से एक इमारत जो कि उनके पुरखों ने वन विभाग को किराए पर दी थी। ये इमारत वाली घाटी में जंगल के मेन गेट के समीप ही बनी थी। तुम्बा के महाराज शिकार पर यहीं ठहरते थे। फिर ये इमारत उन्होंने वन विभाग को दे दी ताकि वो वहाँ से निगरानी रख सके जंगल पर। लेकिन कुछ सालों के बाद ही वन विभाग के लोगों ने उस इमारत को छोड़ दिया। तुम्बा घाटी में भूत प्रेतों का वास है, ऐसा मानते हैं, और यही कारण था कि वन विभाग के लोगों ने डर की वजह से उस इमारत को छोड़ दिया। वो इमारत अब यूं ही वीरान पड़ी है। इसी बीच मुझे एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं इस इमारत में रहूं कुछ दिन और अपने पैरालौकिक अनुभव पर एक किताब लिखूं। अब तक मैंने जो किताबें लिखे थे वो दूसरों के अनुभव पर थी। अगर मैं कहूं कि ये घटना मेरे साथ ही हुई है और सच्ची है तो मेरी बुक तो सुपर हिट होगी, ये तो पक्की थी। भले ही मैं इन सब पर यकीन नहीं करता, पर झूठ लिखने में बुराई ही क्या है। दुनिया भर में करोड़ों लोग पैरालौकिक शक्तियों जैसी झूठी बातों पर यकीन करते हैं, और कई लोग इसी अंधविश्वास के सहारे करोड़ों कमा रहे हैं। मैंने विजय से बात की और उनसे कहा कि वो मुझे उस इमारत में कुछ महीने रहने दे, फिर मैं अपने अनुभव पर एक किताब लिखूंगा और वो पूरी तरह से सुपरहिट साबित होगी ही होगी। जिसके बाद विजय सिंह की ये इमारत भी फेमस हो जाएगी। कई लोग हैं दुनिया में जो भूत या इमारतों से काफ़ी पैसे कमा रहे हैं। विजय को सिर्फ उस इमारत को थोड़ा रिपेयर करना है और लोगों के लिए खोल देना है। पूरे देश भर के लोग उस भूतिया इमारत को देखने आएंगे और फिर इस वीरान इमारत से विजय की कमाई भी हो जाएगी। विजय को आइडिया अच्छा लगा क्योंकि इसमें हम दोनों का बराबर का फ़ायदा था। तो फिर मैं आ गया, तुम्बा रहने लगा इस इमारत में जिसका नाम था लीला। लीला एक 3 मंजिला हवेली थी जो बाहर से किसी महल की तरह लगती थी। इसमें 20 कमरे थे और एक तहखाना भी। ज़्यादातर कमरे बंद पड़े थे और मुझे सबसे निचली मंजिल वाला कमरा ही उपयोग करने लायक लगा। कमरा राजपूती और अंग्रेज चीज़ों से मेल करता था। मुझे यहाँ आए सिर्फ 2 हफ्ते ही हुए हैं और अब तक मेरे साथ कुछ भी भूतिया गतिविधि नहीं हुई। मैंने कमल राम, जो कि लीला का रखवाला था, मैंने उससे लीला के बारे में कुछ बताने को कहा तो उसने अपने साथ उसके साथ जो भी जितनी भी घटनाएं हुई थी वो सारी बताई। उसने बताया कि उसे लीला में से हंसने की आवाज़ें आती है और जंगल के भीतर से रोने, चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आती है। साथ ही कहते हैं कि रात में जो भी इस जंगल में प्रवेश करता है वो भटक जाता है और फिर भूत उसे मार डालते हैं। पर कहते हैं कि इस जंगल में एक नेक आत्मा भी है जो कि बुजुर्ग के रूप में आती है और भटके मुसाफिरों को सही रास्ता दिखाकर उनकी जान बचाती है। साथ ही गांव वाले यहाँ के आसपास भी नहीं आते हैं। कहते हैं कि उनकी जो गाय या फिर बकरी यहाँ की घास भी खा ले तो अगले दिन उनकी लाश ही मिलती है। वो अपने बाड़े में से निकलकर यहाँ कैसे आती है कोई नहीं जानता। कमल राम ने कहा कि अगर लीला में हो रही गतिविधियों पर ध्यान न दें
तो कोई खतरा नहीं, इसीलिए तो वो इतने सालों से महफूज है। पर कई बार बुरी आत्माएं उसे भ्रम में डाल देती हैं और जंगल की ओर जाने को मजबूर करती हैं। पर वो कैसे भी इस भ्रम से निकल आता है। कहता है कि ये उनके पुरखों की कृपा का असर है। स्थानीय लोग भी मानते हैं कि लीला तो केवल छल की है, असली खतरा तो बस वो जंगल है जिनमें ना जाने कैसी सम्मोहन शक्ति है जो हर साल कई लोगों को आकर्षित कर मार डालती है। मुझे इन सब बातों पर यकीन नहीं था। हाँ, मैं मानता हूँ कि लोग रास्ता भटक जाते होंगे और शायद इस जंगल में कोई नशीली फफूंद है जिसे सूंघकर लोगों को भ्रम होने लगता है। 2 हफ्ते और बीत गए और कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। हाँ, रात में किसी के चलने की आवाज़ ज़रूर आती, पर उसका भी एक वैज्ञानिक कारण है। जब कुछ हो ही नहीं रहा तो फिर मैं बुक लिखूंगा किस पर। मैं उम्मीद कर रहा था कि मेरा दिमाग भी मेरे साथ खेल खेले और मुझे भ्रम में डाले जिसे मैं लिखूंगा, पर कुछ नहीं हो रहा था। अब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने फैसला किया कि मैं रात को जंगल में जाऊंगा और फिर अपने अनुभव को तोड़ मरोड़ कर पेश करूंगा और उस अनुभव को और भूतिया बना दूंगा। मैंने जंगल का नक्शा, एक टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लिए और फिर जंगल की तरफ चल पड़ा। हवेली से निकलकर मैं चुपके चुपके जंगल की ओर बढ़ने लगा। जंगल वाकई में काफ़ी घना था। टॉर्च की रोशनी में उस अंधेरे में बहुत थोड़ा ही दिखाई पड़ रहा था, इसलिए मुझे चलने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। मेरे पैरों के नीचे आते सूखे पत्तों के चरमड़ाने की आवाज़ मैं साफ तौर पर सुन पा रहा था, क्योंकि उस जंगल में बहुत ही ज़्यादा शांति थी। जबकि ऐसा नहीं होता। जंगल में अक्सर रात के वक्त झींगरों और फिर रात कीड़ों की आवाज़ें आती हैं, मगर इस जंगल में वैसा कुछ भी नहीं था। न कोई रात कीड़ों की आवाज़ और ना ही कोई परिंदा। बिल्कुल सुनसान। मैं अपने धड़कनों की आवाज़ भी साफ तौर पर सुन पा रहा था। खैर, मैं आराम आराम से टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ने लगा। अभी मैं उस हवेली से निकलकर जंगल में थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि तभी मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। मैं थोड़ा सतर्क हो गया। मुझे लगा कि कहीं कमल राम ने मुझे देख तो नहीं लिया, मगर फिर भी मैं आराम आराम से आगे बढ़ने लगा, इस बात को ध्यान में रखकर कि ज़रूर कोई मेरा पीछा कर रहा है। खैर, टॉर्च की रोशनी में मैं उस घने जंगल में आगे बढ़े जा रहा था और बस इसी बात का इंतज़ार कर रहा था कि मेरे साथ कुछ तो हो, कम से कम कोई भूत नज़र तो आए, तभी तो मैं अपनी किताब में लिखूंगा, वरना मैं लिखूंगा क्या। बस यही सोचकर मैं आगे बढ़े जा रहा था। मैं इस बात से पूरी तरीके से अनजान था कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक मेरे सामने पता नहीं कहाँ से एक बच्चा आ खड़ा हुआ। मुझे समझ नहीं आया कि अचानक ही यह बच्चा इस जंगल में आ कहाँ से गया। मैंने उसके चेहरे की तरफ टॉर्च मारकर देखा तो उसकी आंखें पूरी तरह से पीली पड़ चुकी थी और चेहरे पर से जैसे रंग ही उड़ गया था। उसके शरीर में मानो खून ही नहीं था। उसका पूरा शरीर सफ़ेद पड़ चुका था, जैसे सूख गया हो। पहले तो मैं थोड़ा घबराया, मगर फिर मैंने थोड़ा झुककर उस बच्चे से पूछा, तुम कौन हो बेटा, और इस जंगल में इतनी रात गए क्या कर रहे हो? उस बच्चे ने मेरी तरफ देखा और फिर मैंने जिस हाथ में टॉर्च पकड़ा था
उस हाथ को अपने हाथ से पकड़कर थोड़ा नीचे किया और फिर टॉर्च की रोशनी अपने चेहरे के पास लाकर अजीब तरीके से मुस्कुराया। उसकी मुस्कान काफ़ी अजीब और थोड़ी डरावनी किस्म की थी। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर ये बच्चा है कौन और इस तरह से मुस्कुरा क्यों रहा है, मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं देता। तभी अचानक ही वो बच्चा मेरी आंखों के सामने से ऐसे उछल हो गया जैसे हवा में धुआं मिल जाता हो। अब मैं थोड़ा घबराया, कहीं ना कहीं अब मुझे डर भी लग रहा था। तभी मैंने टॉर्च की रोशनी वहीं नीचे ज़मीन की तरफ घुमाई तो मैंने देखा कि जैसे वहाँ राख से हल्के से लिखा था, आगे बढ़ो। मैं समझ गया कि आगे ज़रूर मुझे कुछ मिलेगा। हालांकि मेरे मन में डर भी था, मगर कहीं ना कहीं मैं बहुत ही एक्साइटेड भी था। अभी मैं वहाँ अपना कदम आगे बढ़ा ही रहा था कि तभी अचानक से किसी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे पीछे खींचा। मैंने पीछे पलटकर देखा तो पाया कि कमल राम था। उसने मुझे समझाया कि मैं आगे ना जाऊं और फिर उसने कहा, साहब यहाँ से जितना जल्दी हो सकता है हमें निकलना होगा। अगर हम लोग नहीं निकले तो हम दोनों मारे जाएंगे। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि वो एक संदेशा था, वही आपको भटकाएगा यहाँ से आगे जाने के लिए। आपका हमेशा मन करेगा कि आप यहाँ से आगे जाएं, मगर जैसे ही आप यहाँ से आगे गए आप मारे जाएंगे, इसलिए आपको अभी मेरे साथ चलना होगा। हालांकि मैं कमल राम को समझा रहा था कि मुझे कुछ नहीं होगा, मगर फिर भी वो ज़बरदस्ती मुझे वहाँ से उसके साथ वापस हवेली में ले आया। मैंने हवेली का दरवाज़ा खोला और गुस्से से तिल मिलाकर अपने कमरे की तरफ जाने लगा। अभी मैं अपने कमरे की तरफ जा ही रहा था कि तभी वहीं पास ही में मुझे एक छोटे से कमरे का दरवाज़ा खुला दिखा। मैंने उस कमरे में झांक कर देखा तो पाया कि कमल राम चुपचाप आराम से अपने कमरे में सोया हुआ था। मेरी हैरानी की कोई सीमा नहीं रही। समझ नहीं आ रहा था कि अगर कमल राम यहाँ सो रहा है तो फिर वो कौन था जो मुझे जंगल से यहाँ तक लेकर आया। मेरे पैर थर थर काँप रहे थे। मैं बहुत ही साहसी किस्म का आदमी था, मगर अब डर मेरे दिमाग पर हावी हो चुका था। मैं चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो गया। अगली सुबह मैं उठा और सीधे उस जगह से बाहर निकल आया। फिर मैं कभी भी उस जगह पर नहीं गया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। हमेशा की तरह ही उस रात भी मैं वापस काम से घर लौट रहा था। रास्ते में हमेशा की तरह ही मैं अकेला ही था, क्योंकि रास्ता सुनसान और जंगल वाला था। मेरे हाथ में एक टॉर्च थी जिसकी रोशनी के सहारे मैं आगे बढ़ रहा था। हालांकि रास्ते पर लाइट्स थी, मगर काफ़ी दूर दूर पर, जिस वजह से रास्ते पर आधी अधूरी रोशनी ही पहुंच पा रहे थे। अभी मैं चल ही रहा था कि तभी अचानक से किसी ने पीछे से मेरा हाथ पकड़ा। मैंने पीछे पलटकर देखा तो पाया कि ये कोई और नहीं बल्कि मेरे बचपन का दोस्त राजेश है। राजेश, जिसे ना जाने कितने ही सालों से मैंने नहीं देखा था, मगर उसका चेहरा मुझे आज भी अच्छे से याद है। राजेश ने मुझे देखा और फिर मेरे हाथों में एक कागज की पुड़िया थमा दी। मैंने उस पुड़िया को खोल कर देखा तो वो एक चिट्ठी थी। मैंने राजेश से पूछा, ये क्या है बे? क्या तू बोल नहीं सकता? ये चिट्ठी क्यों पकड़ा रहा है? इस पर राजेश ने कहा, बस इसे पढ़ता जा। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इतने सालों के बाद मिले हैं और ये क्या मुझे बेकार सी चिट्ठी पढ़ने को कह रहा है।
खैर फिर भी मैंने वो चिट्ठी पढ़नी शुरू की। उसमें राजेश ने अपने हिसाब से लिखा हुआ था। मेरा जन्म मुंबई में ही हुआ था और बचपन भी यहीं बीता था, पर मैं जब 15 का हुआ तो पिताजी के तबादले के वजह से हमें रतलाम जाना पड़ा। लेकिन मुंबई से मेरा प्यार कभी कम नहीं हुआ। रतलाम भी अपने आप में शानदार है, पर मुंबई से कई ऐसी यादें जुड़ी है जिन्हें मैं कभी भूल नहीं सकता। ये घटना तब की है जब मैं 14 साल का था और अपने कुछ दोस्तों के साथ साइकिल चलाने जाया करता था। मैं जहाँ रहता था वहीं पास ही एक वीरान कॉलोनी थी जो लगभग खंडर बन चुकी थी। उस कॉलोनी के आसपास का इलाका भी वीरान था और वहाँ कई पेड़ और झाड़ियाँ भी उग गई थी कई सालों में। उसी कॉलोनी के पास एक मेन रोड जाती थी। बस हमें इस वीरान इलाके में जीवित लोग नजर आते थे। इनमें से ज़्यादातर लोग अपने काम और कॉलेज से आते जाते थे इस रोड से। हमारी कॉलोनी से साइकिल चलाने के लिए बस यही जगह थे, इसलिए हम उस वीरान कॉलोनी में जाया करते थे। वहाँ रास्ते काफ़ी बड़े थे और खुले थे। रास्तों में कोई रुकावट नहीं थी, जिसकी वजह से हम दिल खोलकर साइकिल रेस लगाते हैं। यूं ही एक बार मैं अकेला ही साइकिल चलाने चला गया उस वीरान कॉलोनी में, और इत्तेफाक से उस दिन रोड पर भी बहुत कम लोग ही थे। ठंडी हवाएं चल रही थी, बारिश का मौसम था, आसमान पर जैसे अंधेरा सा छा गया था और रोड किनारे पेड़ों पर लगे फूलों की खुशबू ने मूड खुश कर दिया था। धूप भी नहीं थी, वहाँ ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी। मैं तब साइकिल रोड के कई बार से चला रहा था और तब मुझे वो दिखी, वो जिसकी सूरत मैं कभी नहीं भूल सकता। रोड के दाईं ओर लाल फूलों वाले पेड़ की छांव में एक सुंदर लड़की थी जिसने सफ़ेद रंग की कुर्ती और जीन्स पहन रखे थे। उसने काले छोटे बाल और सिर्फ बाल उसके गर्दन तक थे और चेहरे पर मोह लेने वाली मुस्कान। उसकी नज़र मेरी नज़र से मिली और फिर उसने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ मुझे हाथ हिलाकर इशारा किया। मेरी आंखें उसी लड़की की ओर गड़ गईं और मैं आने जाने वाले आसपास की दुनिया से बेखबर जैसे होश ही खो बैठा और जा टकराया एक हट्टे कट्टे सरदार जी से। उनसे माफ़ी मांगकर मैं मुड़ा तो देखा वो लड़की वहाँ कहीं नहीं थी। सिर्फ कुछ ही पलों में वो लड़की अचानक कहाँ चली गई, पता नहीं। उस लड़की ने मुझ पर क्या जादू किया था, पर अब मुझे उसे दोबारा देखना था। ये बात मैंने अपने दोस्तों को बताई तो उन्होंने कहा कि इस रोड पर कॉलेज के लड़की लड़कियां आते जाते रहते हैं। अगले दिन वो लड़की शायद उसी समय वापस दिखे, इसीलिए मैं हर दिन ठीक उसी समय पर इंतज़ार करने लगा उस लड़की का, मगर वो मुझे कभी नहीं दिखी। इस बात से कि मैं उस लड़की को फिर कभी नहीं देख पाऊंगा मेरा दिल टूट गया और मैं कई दिनों तक उदास रहा। फिर मैं 10वीं कक्षा में चला गया और 10वीं की पढ़ाई के चलते उस लड़की की यादें मेरे दिमाग के एक कोने में जाकर छुप गईं। मैंने 10वीं बहुत अच्छे से पास किया और फिर अपने परिवार के साथ रतलाम शिफ्ट हो गया, नए शहर में बसने, वहाँ की ज़िंदगी की आदत डालने। कॉलेज में एडमिशन और फिर कॉलेज की पढ़ाई ने मेरा ध्यान उस लड़की से भटकाए रखा। कॉलेज पूरा करने के बाद मैंने एक अच्छी सी नौकरी ढूंढी और फिर वापस आ गया अपने असली घर मुंबई में। 10 सालों में मुंबई काफ़ी बदल चुका था। अब यहाँ भीड़ भी बढ़ गई थी और ऊंची ऊंची इमारतें भी थी। मैंने मेरे मन में सिर्फ एक ही चीज़ बैठा रखी थी और वो थी उस लड़की को ढूंढना। पर क्या 10 सालों में
मैं उस लड़की को पहचान पाऊंगा, उसे ढूंढ पाऊंगा? ऐसा थोड़ी ही हो पाएगा। यही सवाल मेरे दिमाग में कई बार आया, मगर मैं निराश नहीं हुआ। मैं फिर अपने पुराने घर की ओर गया। हमारी और वो वीरान कॉलोनी कब की गिरकर वहाँ नई बिल्डिंगें बनाई जा चुकी थी और अब वहाँ वो रोड भी नहीं था और जैसा का तैसा। पर मुझे वहीं पास ही में किराए का एक मकान मिल गया, जहाँ से वो थोड़ा सा जो रोड बचा था वो मुझे दिखाई देता था, ताकि कभी वो लड़की मुझे दिख जाए। मैंने फिर अपनी तहकीकात शुरू की और वहाँ के पुराने स्थानीय निवासियों से पूछा और मेरे कुछ चौंकाने वाली बात पता चली। इनमें से कुछ लोगों ने उस लड़की को देखा था। इसके बाद मुझे कुछ और लोग भी मिले जिन्होंने उस लड़की को देखा था। इनमें से कुछ की कहानी लगभग मेरी तरह ही थी, पर कुछ की अलग। कुछ लोग जब अपने वाहन से जा रहे थे तब वो लड़की अचानक उनकी गाड़ी के सामने आ जाती और फिर गाड़ी के आर पार हो जाती। मुझे पहले इस बात पर यकीन नहीं हुआ कि वो लड़की असल में एक आत्मा है, पर हाल ही में जिन लोगों ने उस लड़की को देखा था उनके अनुसार वो एक जवान लड़की थी। मैं इन सब बातों से कंफ्यूज होने लगा था। इसी बीच एक तहकीकात के दौरान एक बुजुर्ग आदमी ने कहा, बेटा इन आत्माओं के चक्कर में मत पड़ो, उसे भूल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। पर मैं उसे न भूल पा रहा था और ना ही उसे जाने दे पा रहा था। बस यही तो मेरी दिक्कत थी। मैंने उस लड़की की पहचान के बारे में जानने की भी कोशिश की, पर कुछ भी पता नहीं चला। इन सभी किस्सों पर गहराई से सोचने पर मुझे एक बात ही पता चली कि वो लड़की जब भी किसी को दिखती है तो सिर्फ एक बार ही दिखती है। उसे दोबारा किसी ने नहीं देखा। साथ ही वो आत्मा कोई बुरी नहीं। वो बुजुर्ग से लेकर बच्चों और मर्दों से लेकर औरतों को सबको दिखी है, पर किसी को भी उस लड़की को लेकर आकर्षण नहीं हुआ जैसा कि मेरे साथ हुआ। कई लड़कों के हिसाब से वो उनकी द्वारा देखी गई सबसे सुंदर लड़की थी, पर फिर भी उन्हें उस लड़की से इश्क नहीं हुआ। शायद वो लड़की कोई जादू नहीं करती लोगों को, और शायद उसके लिए मेरी मोहब्बत सच्ची है। इसलिए मैंने एक फैसला लिया जो शायद लोगों को बेवकूफ़ाना लगे, पर यही एक तरीका था जिससे उस लड़की को दोबारा देखने की मेरी तमन्ना शांत हो। तो मैं ये ज़रूर करना चाहूँगा कि ये सब लिखते वक्त मैं अपने पूरे होशो आवास में हूँ, और ये सब मैं अपनी खुद की मर्जी से कर रहा हूँ। बस इतना चाहता था कि मेरे परिवार को और दुनिया को मेरी प्रेम कहानी पता चले। इसलिए एक आत्मकथा रूपी सुसाइड नोट लिखने जा रहा हूँ। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे उस लड़की को दोबारा देखना है, बार बार देखना है, और ये तमन्ना तभी पूरी हो सकती है जब मैं भी आत्मा बन जाऊं। इसलिए मुझे मरना ही होगा। पूरा लेटर पढ़कर ख़त्म करने के बाद मैंने नज़र घुमाकर राजेश की तरफ देखा और फिर मैंने कहा, अबे तू पागल है क्या? एक लड़की के चक्कर में ये सब क्या कर रहा है? इतना कहकर मैंने उसका हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, मगर ये क्या, मेरा हाथ उसके हाथ के आर पार हो गया। मैं चौंक सा गया। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये कैसे हो गया। मेरा हाथ उसके शरीर के आर पार कैसे हो गया। तभी राजेश ने रुककर मेरी तरफ देखा और फिर एक मुस्कान दी और फिर हवा में धुआं सा हो गया, यानी कि राजेश मर चुका था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन
जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।